यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज के पेपर सॉल्यूशन के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूं। दिसंबर 2023 का ये पेपर है जिसमें 3 पार्ट मैं पहले कर चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 15 तक। इस सीरीज में ये 4th पार्ट होगा जिसमें क्वेश्चन 16 से 20 तक के क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा विथ डिटेल्ड आंसर की। यहां पर ये पार्ट 4 होगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक का क्वेश्चंस आप देखेंगे, जिसमें आईडी भी इसमें लगी हुई होगी, जैसे कि मैं पहले भी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म फर्स्ट टू 4th स्टेज अकॉर्डिंग टू जेलेंस्की मॉडल ऑफ माइग्रेशन। जेलेंस्की मॉडल ऑफ माइग्रेशन, इसके बेसिस पर यह क्वेश्चन पूछा गया है और यहां पर ABCD ये 4 यहां पर ग्रुप दिए हुए हैं और इसको अरेंज करना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? रूरल टू अर्बन, स्लोइंग डाउन ऑफ इंटरनेशनल, लो मोबिलिटी, वेरी लो इंटरनेशनल एंड अर्बन टू अर्बन। थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जो जेलेंस्की मॉडल है ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के ऊपर बेस्ड था। जो जेलेंस्की थे वो अमेरिकन जियोग्राफर थे, उन्होंने माइग्रेशन के ऊपर बेस्ड थ्योरी प्रेजेंट किया जो कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, जो कि 1945 में नोटिस्टिन ने दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पॉपुलेशन का जो शिफ्टिंग है वो हाई बर्थ एंड डेथ रेट से लो बर्थ एंड डेथ रेट की तरफ होता है, मतलब शिफ्ट होता है अलग अलग स्टेजेस में, जिसमें कि टोटल 4 स्टेजेस उन्होंने डिफाइन किए थे। और उन्हीं स्टेजेस के बेसिस पर ह्यूमन मोबिलिटी को लेकर के जेलेंस्की साहब ने माइग्रेशन मॉडल प्रेजेंट किया, जिसको कहा जेलेंस्की माइग्रेशन मॉडल। जेलेंस्की माइग्रेशन मॉडल इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल बेस्ड ऑन द नोटिस्टिन मॉडल, जो कि 1945 में आया था, जो मैंने बताया ये हो गया। अब Zelensky claimed that the migration depends on country's development level and its society type in different stages. इन्होंने तो बर्थ और डेथ को बताया था, बट इन्होंने माइग्रेशन के मतलब उस प्रोसेस को बताया कि माइग्रेशन डिपेंड ऑन कंट्रीज डेवलपमेंट लेवल एंड इट्स एसोसिएटेड टाइप। कंट्री के डेवलपमेंट के लेवल को और उससे क्या क्या एसोसिएटेड है उसके स्टेजेस को इन्होंने कोरिलेट किया और उसी के बेसिस पर 4 स्टेजेस में इन्होंने डिवाइड कर दिया। जैसा कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट को लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट से शिफ्ट किया गया है, उसी तरीके से इन्होंने इस मॉडल को इसी के बेसिस पर इसी पे इन्होंने फिक्स कर दिया, जो कि जेलेंस्की मॉडल कहलाया। और इसीलिए जो अलग अलग स्टेजेस हैं उन स्टेजेस को इन्होंने नाम दिया। क्या क्या नाम दिया? स्टेज 1 प्री मॉडर्न ट्रांजिशन सोसाइटी। जैसे स्टेज 1 में रहेगा तो पहले मतलब सोसाइटी ट्रेडिशनल सोसाइटी, वो अभी सोसाइटी बनना स्टार्ट हुआ है, वो स्टार्टिंग फेज में है, प्री मॉडर्न ट्रेडिशनल सोसाइटी। सेकेंड स्टेज में कहा अर्ली ट्रांजिशन सोसाइटी, थर्ड स्टेज को कहा लेट ट्रांजिशन सोसाइटी, फोर्थ को कहा एडवांस सोसाइटी। ये 4 ही स्टेज होते थे, 4। बट जब ये एडवांस सोसाइटी और अपर लेवल तक चला जाएगा तो ये कहला जाएगा फ्यूचर सुपर एडवांस सोसाइटी। जैसा कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में 4 स्टेजेस होते हैं, लेकिन मतलब उन्होंने तो ये बताया था कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट हाई से लो की तरफ जाएगा, लेकिन एक स्थिति अभी ऐसे कुछ कंट्रीज में आ चुकी है जहां पर बर्थ रेट ये ऊपर से आया इस तरीके से हुआ और ये इस तरीके से, तो ये अब ग्राफ कुछ इस ऐसे जाने लगा। ये 4 स्टेजेस को मैंने इसके आगे के जो स्लाइड है उसमें मैंने फिगर को लगाया हुआ है, उसको आगे मैं दिखाऊंगा। ये जो अब स्टेज है वो 5th स्टेज आ गया है, मतलब जहां की बर्थ रेट अब कम होने लगी है, जो कि मतलब जो डिफरेंस है वो माइनस में जाने लगा है, तो वो 5th स्टेज कहलाता है। और वही 5th स्टेज को उन्होंने इस ग्रुप में रखा, जो कि फ्यूचर के ट्रेंड को उन्होंने बताया। फ्यूचर इज सुपर एडवांस सोसाइटी, जो कि फ्यूचर में एडवांस सोसाइटी की तरफ वो ट्रेंड करेगा। तो ये होगा। उम्मीद है कि ये जो मैंने यहां पर इनके जो स्टेजेस हैं लिखा हुआ है आपको समझ में आया होगा, और ये जो स्टेजेस हैं उस फिगर में भी मैं लगा करके आपको समझाऊंगा। नाउ तो इसके अलावा इसके बेसिस पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर प्री मॉडर्न ट्रेडिशनल सोसाइटी, यहां से स्टार्ट होगा
लो मोबिलिटी से। लो मतलब कि वहां के पहले तो लोग वहां पर बसना शुरू किए, वहां पर जमना शुरू किए, फिर वहां से धीरे धीरे दूसरे जगहों पर वो मोबाइल करना, मतलब मोबिलिटी उनका स्टार्ट हुआ। तो सबसे स्टार्टिंग ये हुआ लो मोबिलिटी। लो मोबिलिटी सी पे मिल रहा है, सी। इसके बाद रूरल टू अर्बन एंड इंटरनेशनल, ये अर्ली ट्रांजिशन, मतलब रूरल टू अर्बन, रूरल से अर्बन की तरफ वो फिक्स होना, मतलब मूव करना वो शुरुआत किए। तो ट्रांजिशन उनका फर्स्ट ट्रांजिशन फेज आया स्टार्टिंग का, अर्ली ट्रांजिशन। उसके बाद ये ए हो गया, सी ए, देन बी स्लोइंग डाउन ऑफ इंटरनेशनल, मतलब रूरल टू अर्बन एंड इंटरनेशनल, ये हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्लोइंग डाउन हुआ, स्लो डाउन ऑफ इंटरनेशनल, लेट ट्रांजिशन सोसाइटी एंड देन एडवांस। तो ये स्लो एंड देन वेरी लो इंटरनेशनल एंड अर्बन टू अर्बन। 4 सी ए बी डी, ये थोड़ा सा तर्क संगत है, थोड़ा सा टैक्टिक्स वाला चीज है, समझ गए। नाउ जेलेंस्की माइग्रेशन ट्रांजिशन मॉडल, ये है जेलेंस्की माइग्रेशन ट्रांजिशन मॉडल। ये अगर आप फिगर देखेंगे तो ये सेम टू सेम वही फिगर है जो कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में होता था। ये जो ऊपर की लाइन दिख रही है और ये जो नीचे की लाइन दिख रही है, दोनों का कलर अलग अलग है। ये जो लाइन है, ये ब्लू लाइन से ये आएगा और नीचे से होते हुए जाएगा, ये डेथ को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो लाइन है, ये रेड वाली, ये ऊपर से होकर के नीचे को जा रही है, ये बर्थ को ये डिनोट करेगा। इस फिगर को मैंने पीछे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बेसिस पर कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है। जब स्टेज 1 में मतलब हाई बर्थ और हाई डेथ रेट से ये जो होना स्टार्ट होगा, उस कंडीशन में उस समय कोई एक सिस्टम मतलब स्टार्ट हो रहा होगा जो कि लो मोबाइल होगा। मतलब इस तरीके से यहां लो ग्रोथ भी है और प्री मॉडर्न ट्रेडिशनल सोसाइटी यहां पर ये होगा फर्स्ट वाला फेज में। इसके बाद जैसे जैसे ये चलना शुरू करेगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि पीक पॉइंट पर पहुंचेगा और धीरे धीरे ये नीचे आएगा। तो ये जो एरिया बना, ये पूरा ये क्या होगा, बर्थ और डेथ, मतलब बर्थ और डेथ। आपको मालूम है कि बर्थ और डेथ का जो डिफरेंस है वो नेचुरल इंक्रीज कहलाता है, और यही जो मतलब एरिया है वो नेचुरल इंक्रीज वाला एरिया होगा, इतना सारा। और इसी दोनों में ये दो घटनाएं घटित होंगी, कौन सी, अर्ली ट्रांजिशन और लेट ट्रांजिशन सोसाइटी। इसके बाद फ्यूचर ट्रेंड चला जाएगा और एडवांस सोसाइटी, एडवांस, और उसके बाद आगे जो जाएगा वो फ्यूचर ट्रेंड चला जाएगा। तो इस तरीके से लो ग्रोथ से स्टार्ट होगा, देन हाई ग्रोथ, फिर जो ग्रोथ तो स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे वो घटना शुरू होगा, डिक्रीजिंग ग्रोथ, और उसके बाद में फिर लो ग्रोथ होगा। तो ये बेसिकली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के भी बेसिस पर है और साथ साथ में इनके माइग्रेशन ट्रांजिशन मॉडल के ऊपर बेस है। तो ये बेसिकली प्री मॉडर्न ट्रांजिशन ट्रेडिशनल सोसाइटी, देन अर्ली ट्रांजिशन सोसाइटी, देन लेट ट्रांजिशन सोसाइटी एंड एडवांस सोसाइटी, और इसके बाद फ्यूचर ट्रेंड हो जाता है। अब अगर हम इसको बर्थ के बेसिस पर अगर हम बात करें, सिर्फ बर्थ के बेसिस पर, तो ये बर्थ और डेथ, हाई बर्थ और हाई डेथ रेट से स्टार्ट हुआ। इसके बाद में ये बर्थ तो बढ़ा लेकिन डेथ धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, डेथ डिक्रीजिंग लेवल ऑफ डेथ रेट। फिर ये दूसरे फेज में, और तीसरे फेज में क्या हो गया कि डिक्रीजिंग लेवल ऑफ बर्थ एंड लो लेवल ऑफ, मतलब यहां से ये डिक्रीज हो रहा है बट ये लो लेवल ऑफ डेथ रेट ये हो रहा है। और चौथे जब फोर्थ स्टेज में पहुंचा तो दोनों का जो लेवल था वो लो हो गया था, लो बर्थ एंड लो डेथ। अब ये देखिए जो बर्थ है ये धीरे धीरे यहां आया और आते आते क्या होगा कि ये नीचे चला आने लगा था, और जो डेथ है, डेथ यहां से घटेगा। तो ये जो फेज होगा ये एक फिफ्थ फेज होगा, और ये कहलाएगा फ्यूचर ट्रेंड, जो कि अभी फिफ्थ फेज चल रहा है। और इसी को जेलेंस्की साहब ने 5वें वाले मॉडल में फ्यूचर ट्रेंड में रखा कि इस लेवल तक तो पहुंच करके हम एडवांस बन चुके होंगे, बट इसके आगे जब बढ़ेंगे तो वो और भी फ्यूचर एडवांस होगा। तो ये वाला, तो इस तरीके से ये होगा। थोड़ा सा ये टैक्टिक्स है, थोड़ा सा ये टेक्निकल है, इसको आप समझना पड़ेगा। जो माइग्रेशन के जितने भी मॉडल हैं, लगभग सभी मॉडल पुश एंड पुल इस थ्योरी पर बेस्ड हैं। जेलेंस्की साहब के ये जो मॉडल हैं, कुछ और भी मॉडल होंगे जो कि उससे अलग हैं,
ये जो मॉडल है वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के ऊपर बेस्ड है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि कुछ नाम दे दिए जाएंगे, कुछ डेमोग्राफर के या फिर जो साइंटिस्ट कर सकते हैं नाम दे दिए जाएंगे, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि कौन सा माइग्रेशन मॉडल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के ऊपर बेस्ड है। तो नाम लिखा हुआ रहेगा, उसमें आप मैच कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं इस तरीके से। नाउ 17 नंबर, व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। यहां से भी एक स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आ गया। मतलब अभी तक मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ मतलब वीडियो का 5 क्वेश्चंस को मैंने लिया है। अभी स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चन एक एक दो क्वेश्चन मुझे मिलते जा रहे हैं। ये स्टैटिस्टिक्स से सैंपलिंग से क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सा होता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ये क्या होते हैं। ठीक है, तो उसको भी समझने से पहले यह समझना पड़ेगा कि सैंपलिंग क्या होता है। तभी आप समझेंगे कि सैंपलिंग कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। सैंपलिंग ये है, ये सैंपलिंग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव होता है। इस ऑब्जेक्टिव को प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी कहते हैं और जो सब्जेक्टिव सैंपलिंग है उसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। तो अब यहां पर एक डिफरेंस आपको यह समझ में आएगा कि जहां पर भी प्रोबेबिलिटी वर्ड का यूज हो गया वो रैंडम होगा, ओके, और जो नॉन प्रोबेबिलिटी होगा तो वो रैंडम नहीं होगा। इसका मतलब कि इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहां पर रैंडमनेस की बात हो जाएगी वो अनबायस्डनेस को शो करेगा, और जहां पर रैंडमनेस नहीं होगी वहां पे बायस्डनेस दिखाएगा। तो बायस्डनेस कहां पर होगा? जहां पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी, और वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सा होता है? सब्जेक्टिव सैंपलिंग होता है। इसको एक अलग इसी सब्जेक्टिव सैंपलिंग के नाम से जानते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को। और ऑब्जेक्टिव सैंपलिंग जो होता है वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। तो ये 2 तरीके के होंगे और इन्हीं दोनों में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले यहां पे मैं इसका आंसर बता देता हूं। लिखा गया है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और मैंने पहले ही बताया कि जो अगर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात हो जाएगी तो वहां पर रैंडम की बात होगी, और रैंडम जब भी होगा तो वो अनबायस्ड होगा। सीधा सा मतलब है। अब यहां से निकालते हैं। सिंपल रैंडम पहला हो गया। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, आपने सिर्फ स्ट्रेटिफाइड लिखा हुआ है लेकिन ये होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। तो या तो वो होगा या तो इसका नाम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग भी कहते हैं, लेकिन वो रैंडम सैंपलिंग ही होता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो ये भी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन टू साइज, ये भी हो जाएगा। सिस्टमैटिक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ये भी हो जाएगा। सिस्टमैटिक सैंपलिंग या सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, ये भी होगा। तो ये हो जाएगा। और ये जो प्रपोसिव सैंपलिंग है, ये प्रपोसिव सैंपलिंग नहीं होगा। हम किसी को प्रपोज करते हैं, मतलब हम किसी के बारे में बताते हैं कि ये जो सैंपल है, ये सैंपल ले लो। वहां पर हमने कुछ ही रैंडम की बात ही नहीं किया। ये सब्जेक्टिव सैंपलिंग हो जाएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, यहां पर चूज करना है। तो इस प्रोपोसिव सैंपलिंग को छोड़कर ऊपर के ABCD, बाकी जो 4 हैं, ये सभी 4 प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो जाएंगे। इसमें आंसर कौन सा होगा? ABCD। ये सेकंड नंबर ऑप्शन हो रहा है, ABCD, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना तो आपने समझ लिया। इसके अलावा अभी आपको जितने भी ये चीजें होती हैं, आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आ जाएगा और अच्छे तरीके से। देख लेते हैं। ये है, मैंने सैंपलिंग को बताया, ऑब्जेक्टिव सैंपलिंग और सब्जेक्टिव सैंपलिंग, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव सैंपलिंग कौन सा होगा? जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगा। और जो सब्जेक्टिव सैंपलिंग कौन सा होगा? जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगा। और उसको आइडेंटिफाई करने का भी तरीका बताया कि रैंडम जब होगा तो वो प्रोबेबिलिटी होगा, नॉन रैंडम होगा तो नॉन प्रोबेबिलिटी होगा, जो कि सब्जेक्टिव सैंपलिंग होगा। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, 2 फेज सैंपलिंग, इसके अलावा जो सिस्टमैटिक सर्कुलर सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, ये सब लिखा हुआ था, यहां भी है, वो भी होगा। प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन टू साइज, ये भी होगा। मतलब वहां पर प्रोबेबिलिटी वर्ड का यूज होगा, या तो ये समझ में आएगा कि ये रैंडम है, तो जो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। उसके अलावा, और इसी को ऑब्जेक्टिव कहेंगे, उसके अलावा जो सब्जेक्टिव सैंपलिंग है, इसको हम कहेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसमें क्या होगा? जजमेंट सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, प्रपोसिव सैंपलिंग, डिलिबरेट सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग। ये 2, 2, 4, 6
टाइप के नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होंगे। अब इससे ये समझ में आएगा कि यहां पर ये जो 6 है इसमें रैंडम वर्ड का यूज ना तो हुआ है ना तो समझ में आएगा कि रैंडम होगा। जजमेंट सैंपलिंग, जजमेंट सैंपलिंग का मतलब ये हुआ कि किसी सैंपल के एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल ऐसे होगा कि क्लास में जो लड़का पढ़ने में तेज है, जो स्टूडेंट पढ़ने में तेज है, क्या होता है कि टीचर उसको मॉनिटर बना देते हैं। लेकिन हो सकता है कि पढ़ाई में तो वो तेज हो, पढ़ाई में वो बहुत ज्यादा तेज हो, लेकिन उसकी दूसरी एक्टिविटी उतने लेवल की नहीं हो जिससे कि वो क्लास की मॉनिटरिंग कर सकता हो। तो टीचर का जजमेंट उस स्टूडेंट के अगेंस्ट में, जो वो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट के अगेंस्ट में टीचर का जजमेंट गलत भी हो सकता है। तो इसलिए जजमेंट सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगा। मतलब उसने अपने बुद्धि विवेक का यूज करके उस लड़के को वहां से उठाया और जजमेंट कर लिया उसके लिए। इसमें एक कोटा सैंपलिंग, सेम वही चीज होता है। मतलब 10 लोगों का ग्रुप है, उसमें से किसी एक को कोटा दे दिया कि भाई यही होगा, ठीक है। पर्पोसिव सैंपलिंग, सेम वही चीज है सब्जेक्टिव टाइप में। डेलिब्रेट सैंपलिंग, कोटा, ये स्नोबॉल, स्नोबॉल में भी सैंपलिंग, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि इसके साथ में मैंने एक फिगर भी लगाया हुआ है और ये फिगर आपके लिए टास्क है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें से कौन सी सैंपलिंग है 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऐसे सैंपलिंग है जो कि सब्जेक्टिव सैंपलिंग है, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। वहां से ये पर्पोसिव सैंपलिंग भी क्वेश्चन में आया हुआ है, जो कि मैंने यहां कैटेगराइज कर दिया है। इसमें से कोई एक सी सैंपलिंग यहां हो रही है। ये 6 आउट ऑफ 6 1 सैंपलिंग इज डन हियर। इस फिगर में कौन सी सैंपलिंग है आप जरा कमेंट में डाल दीजिए, देख लेते हैं क्या होगा। और एक ये फिगर आप देख लेते हैं, देखते हैं कई सारे पॉपुलेशन है, उसमें से एक सैंपलिंग करी जा रही है, ठीक है। तो ये एक मेथोडोलॉजी होगा, इसमें कोई सा भी मेथड हम यूज कर सकते हैं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक, सर्कुलर भी हो सकता है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, टू फेज सैंपलिंग। मतलब जिस तरीके का जो पॉपुलेशन होगा, जहां का जो डिमांड होगा, उसके हिसाब से हम सैंपलिंग कर लेंगे और वो कहलाएगा मतलब रैंडम सैंपलिंग या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ओके, तो ये इतना टास्क, ये इतना हो गया। और ये वाला आप थोड़ा सा टास्क है, बता दीजिए। नाउ 18 नंबर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट। द वर्ल्ड फर्टिलिटी सर्वे WFS were started in the year 1972 with the financial assistance from USAID, United States Agency for International Development। USAID इसका मतलब होता है USAID। स्टेटमेंट 2, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड फर्टिलिटी सर्वे WFS। मैं पहले बता दूं कि WFS वर्ल्ड फर्टिलिटी सर्वे 1972 में स्टार्ट हुआ था विद द असिस्टेंट ऑफ USAID। यहां पर मैंने लिखा हुआ है फंडिंग एजेंसी, UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ये होगा यूनाइटेड किंगडम ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये 1 2 एंड 3 फंडिंग एजेंसी थे। और इसका जो मुख्यालय था, जो इसका हेड ऑफिस था, हेग नीदरलैंड में। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ये नोडल एजेंसी था। WFS स्टार्ट हुआ 1972 में, जिसमें इंडिया इसका पार्ट नहीं हुआ करता था। इंडिया WFS में शामिल कभी था ही नहीं। इस वजह से फर्स्ट नंबर ऑप्शन तो आपका सही हो जाएगा। WFS जो वर्ल्ड फर्टिलिटी सर्वे है 1972 में स्टार्ट हुआ था अंडर द नोडल एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट नीदरलैंड। ओके, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा विद द असिस्टेंस फ्रॉम USAID, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। सेकंड, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड फर्टिलिटी सर्वे। ये फर्टिलिटी सर्वे में इंडिया पार्टिसिपेट कभी किया ही नहीं, तो इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। कौन सा होगा? बोथ स्टेटमेंट दिस करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1। ये थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ये 3 हो गया। अब WFS 1972 में स्टार्ट हुआ। इसके बाद डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे का दौर आया। कब? 1984 में डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे स्टार्ट हुआ। मैंने पहले ही बताया है कि पीछे के भी वीडियो में बताया है कि डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे पूरे वर्ल्ड में होता है, बट इंडिया की जब बात होगी तो इंडिया में उसी डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे का नाम NFHS हो जाता है।
डीएलएचएस हो जाता है, एएचएस हो जाता है, जो कि एएचएस कभी हुआ करता था, डीएलएचएस भी कभी हुआ करता था, खत्म हो गया, बंद हो गया, मतलब खत्म नहीं हुआ, बंद हो गया, उस डीएलएचएस को एनएफएचएस में ऐड कर दिया गया, क्योंकि जो डीएलएचएस होता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा होते थे, उस डिस्ट्रिक्ट को अब एनएफएचएस वाले राउंड में इंक्लूड कर दिया गया है, जिससे कि नेशनल के साथ साथ में स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का भी डेटा हमें मिल पाए, एक ही बार में हमें मालूम चल पाए और कॉस्ट को भी ऑप्टिमाइज करते हुए ये सारा हो जाए। तो एएचएस, डीएलएचएस एंड एनएफएचएस, ये अपने यहां ये डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे होता है, जिसके अलग अलग ये नाम है। ठीक है, 1984 में ये स्टार्ट हुआ वर्ल्ड लेवल पर। इंडिया में ये कब आया? 92 में एनएफएचएस 1 हुआ जब स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इंडिया के केस में ये एनएफएचएस हो जाएगा या डीएलएचएस भी हो जाएगा। तो 92 में आया और ये 84 में डीएचएस स्टार्ट हुआ। और इसके बाद ये क्या होगा? द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड द वर्ल्ड फर्टिलिटी सर्वे प्रोग्राम इन 1972। ये जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट द हेग नीदरलैंड में है, ये इसका नोडल एजेंसी है, इन्होंने स्टैब्लिश किया था। फंडिंग एजेंसी वही है, यूएनएफपीए, यूएसएआईडी एंड यूनाइटेड किंगडम ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। द डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे डीएचएस, पहले ये लाइन लिखी हुई है, पहले मैंने बताया। प्रोग्राम वाज क्रिएटेड इन 1984 एज ए फॉलो ऑन प्रोजेक्ट टू द डब्ल्यूएफएस। डब्ल्यूएफएस स्टार्ट तो हो गया, वर्ल्ड फर्टिलिटी सर्वे, उसमें इंडिया उस समय इंक्लूडेड नहीं था, ना तो आज इंक्लूडेड है, बट डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे 1984 में स्टार्ट हुआ। इसके जो 1972 में जो डब्ल्यूएफएस स्टार्ट हुआ था, इसके फॉलोअप के लिए कि डब्ल्यूएफएस जो हम करा रहे हैं वो किस लेवल तक जा रहा है। डीएचएस अलग अलग कंट्री में जो डीएचएस होते हैं, उसी डब्ल्यूएफएस के परफॉर्मेंस को इंडिकेट करने के लिए, ऐसे ये हो गया। अब बात करते हैं 1972 में तो ये आया था डब्ल्यूएफएस। ये क्वेश्चन बना क्यों, क्वेश्चन आया क्यों, 2023 में क्यों आया? इसलिए कि 2022 में 50 इयर्स कंप्लीट हुआ है डब्ल्यूएफएस के बारे में। डब्ल्यूएफएस जो वर्ल्ड फर्टिलिटी सर्वे स्टार्ट हुआ था 1972 में, इनका 50th एनिवर्सरी 2022 में कंप्लीट हुआ है। तो इस वजह से ये मतलब ये क्वेश्चन बनता है करंट में, या करंट सिनेरियो में ये आ जाता है। इस वजह से डब्ल्यूएफएस को इंडिया के साथ में मतलब कोरिलेट कर दिया गया है और इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी इसको आंसर मतलब क्वेश्चन बना दिया गया है। यहां से क्वेश्चन बन गया, ईयर 2022 मार्क्स द 50th एनिवर्सरी ऑफ डब्ल्यूएफएस। हो गया इसका एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ और भी आपको समझने और जानने की जरूरत है। इसमें से एक और है, यहां पर ये छूट गया, कंडक्टेड इन 4 कंट्रीज, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया एंड यूरोप। ये 4 कंटिनेंट्स में ये होता है डब्ल्यूएफएस। 42 कंट्रीज आर कवर्ड। इस डब्ल्यूएफएस में 42 कंट्रीज को कवर किया जाता है एंड इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन डब्ल्यूएफएस। ओके, तो ये इतना हो गया, मोर देन इनफ है ये इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के लिए। ओके, नाउ 19 नंबर मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। वंदना शिवा, जूडिथ बुटलर, बीना अग्रवाल, डोरेन मैसी। इन ऑथर्स के बारे में जब मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, नेम ऑफ बुक, इनके बुक के अकॉर्डिंग, तो मुझे क्या मिला? वंदना शिवा इको फेमिनिज्म, इनकी ये ऑथर है। जूडिथ बटलर जेंडर ट्रबल, इसके ऑथर हैं। तो ए का 2 हो जाता है और बी का 1 हो जाता है। यहां पर ए का 2 ये सेकंड से ऑप्शन से मैच हो रहा है, C3 एंड D4 हो जाएगा। बीना अग्रवाल ए फील्ड ऑफ वंस ओन एंड डोरेन मैसी स्पेस, प्लेस एंड जेंडर। ये मेरे लिए भी न्यू था, मैंने इसको सर्च किया, कुछ इस तरीके से मुझे मिला। इसको आप याद रख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा कुछ आप नोट जरूर लिख लीजिए कि बीना अग्रवाल कौन है, जूडिथ बटलर इनकी ये बुक किस टॉपिक पर है, बीना अग्रवाल, डोरेन मैसी। ये एक बार मतलब इसका एक छोटा सा ओवरव्यू इन सब बुक्स के बारे में आप थोड़ा सा निकाल लीजिए। ये कहीं ना कहीं से, इतना मैंने सर्च नहीं किया, किसी ना किसी वजह से जरूर ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, कुछ ना कुछ ऐसा करंट सिनारियो जरूर बना होगा।
तभी ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आपका एक टास्क है, इसको आप इसको कर लीजिए। इसका आंसर यहां से A2 B1 C3 एंड D4 ये हो जाएगा आंसर सही। नाउ 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी पब्लिशेज द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स GDI। GDI कौन इसमें से पब्लिश करता है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इजी है, निकाल सकते हैं। ये हो गया यहां से 20 का थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब GDI होता क्या है? जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एक्चुअली में 1995 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्योंकि 1990 में आया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और उसी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रिपोर्ट में 1995 में इस GDI को इंक्लूड किया गया। और GDI के साथ साथ में GEM जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, ये दो चीजों को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रिपोर्ट में इंक्लूड कर दिया गया। अब इसके पीछे वजह क्या था, रीजन क्या था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें सिर्फ ह्यूमन की बात होती थी, उसमें कोई जेंडर नहीं था, मतलब कंप्लीट वो रिपोर्ट होता था। बट 95 में इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो जारी होता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, उसमें जेंडर बेस्ड रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। और इसी जेंडर को GDI अलग करता है, मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग। तो बेसिकली अगर GDI कहा जाए तो GDI कुछ नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो कि मतलब ह्यूमन जिसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूडेड होंगे। बट जेंडर डेवलपमेंट जब आ जाएगा तो उस केस में ह्यूमन चूंकि मेल और फीमेल दोनों है, तो GDI में क्या हो जाएगा, मेल के लिए अलग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और फीमेल के लिए अलग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब मेल के लिए अलग HDI और फीमेल के लिए अलग HDI। तो मेल के लिए जो HDI कैलकुलेट किया जाएगा उसको कहेंगे जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर मेल, एंड फीमेल के लिए जो HDI कैलकुलेट किया जाएगा वो कहा जाएगा जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर फीमेल। तो HDI के बेसिस पर हमने GDI जो कैलकुलेट किया, तो HDI का जो भी डायमेंशन और इंडिकेटर होंगे वो सभी डायमेंशन और इंडिकेटर GDI के लिए भी होंगे, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। इतना आपने समझ लिया। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स जेंडर इनइक्वालिटीज इन अचीवमेंट इन 3 बेसिक डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पहले ही बताया कि जो जेंडर के, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी वही इनइक्वालिटी को मेजर करता है ह्यूमन के, बट यहां पर जब मेल और फीमेल की बात हो जाएगी तो ये जेंडर वर्ड इंक्लूड हो जाएगा। और जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो क्राइटेरिया लागू होगा, जो भी चीजें उसमें कॉन्सेप्ट होंगे, सेम वही चीजें GDI के लिए भी हो जाएंगे। तो ये जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी को मेजर करता है। जिस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 डायमेंशन होते हैं, और उस डायमेंशन को याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था, LIE। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस को भी देखा होगा तो आपको ये याद होगा LIE। इसको शॉर्ट याद करने का, लाई कोई मतलब ऐसे कुछ वर्ड नहीं है, इसको वर्ड बनाया गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनकम एंड एजुकेशन। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बुक में लॉन्गेविटी भी लिखा जा सकता है, क्वेश्चन में लॉन्गेविटी आ भी सकता है। इनकम, इसको नेशनल इनकम भी लिखा जा सकता है, GDP भी लिखा जा सकता है, एजुकेशन यहां पर स्कूलिंग भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको 3 वर्ड याद रखने हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनकम एंड एजुकेशन, और यही कहलाता है, मतलब ये जो 3 हैं ये तीनों डायमेंशन होते हैं HDI के। और ये जो 3 डायमेंशन है, ये 3 डायमेंशन मेल के लिए अलग कैलकुलेट होगा, फीमेल के लिए अलग कैलकुलेट होगा, और दोनों में हम डिस्पैरिटी देखेंगे कि किसका इनइक्वालिटी किसके साथ कैसा है, और उसी के बेसिस पर डिसाइड होगा कि जेंडर में कितनी इनइक्वालिटी है। ओके, तो सेम वही डायमेंशन होगा, इसके इंडिकेटर भी वही होंगे। यहां पर थर्ड हो जाएगा। और हाँ, इसमें एक चीज और मैंने बताया, GEM जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, ये जो GDI यहां लिखा हुआ है, इसके साथ साथ में 1995 में जब HDI के रिपोर्ट में ये पब्लिश हुआ, तो GDI के साथ साथ में GEM को भी इंक्लूड किया गया, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर। इसका मतलब ये होता है कि फीमेल का इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कितनी भागीदारी है, बस इतना ही समझ लीजिए। जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, जेंडर के बेसिस पर उनका एम्पावरमेंट कितना हुआ और उसका मेजरमेंट क्या है। ये GEM measures the relative female representation in economic and political power, सिंपल सा। और ये चूंकि HDI पूरे वर्ल्ड लेवल पर है, ग्लोबल लेवल पर है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरे ग्लोबल लेवल पर ही माना जाएगा। और जो कंट्री है, कंट्री के लेवल पर अलग अलग कंट्री अपने अपने कंट्री में अपने अपने जो लोकेशन है वहां पर इसकी डेफिनेशन को वो फुलफिल करेंगे, क्राइटेरिया को फुलफिल करने की
कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। ये जो दो चीजें हो गई, जीडीआई एंड जीईएम। यहां पर इसी को इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के बेसिस पर ये जीडीआई का ही एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बैलेंस है। ऐसे ये जो सोर्स है मैंने यहां से लिया है, worlddataatlas.com आर्टिकल कंट्री जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से क्वेश्चन जो भी आर्टिकल है आप पढ़ सकते हैं। हालांकि उतनी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, जितना मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया इतना मोर देन इनफ है। फैक्टर्स ऑफ एचडीआई, चूंकि मैंने पहले ही बताया कि जो जीडीआई है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, इज नथिंग बट एचडीआई। एचडीआई में हम टोटल ओवरऑल ले लेते हैं और जीडीआई में अलग अलग ले लेते हैं। तो जीडीआई क्या है? फैक्टर्स ऑफ एचडीआई। यहां पर एचडीआई के फैक्टर को दिखाया गया है, बट आप इसको जीडीआई के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो यही फैक्टर मेल के लिए अलग होगा, मतलब मेल के लिए भी सेम होगा, बट कैलकुलेशन होकर के उसकी नंबर जो वैल्यू आएगी वो अलग आएगी, और फीमेल के लिए भी सेम होगा, उसका जो कैलकुलेशन होकर के आएगा वो नंबर अलग होगा, और उसी के बेसिस पर उसकी इनइक्वालिटी को हम जज कर सकते हैं। इसके 3 डायमेंशन होते हैं। लॉन्गेविटी मैंने पहले ही बताया, एल, ये हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा ई। एजुकेशन एंड इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या लॉन्गेविटी, इनकम ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या एजुकेशन इसका मतलब नॉलेज। तो 3 डायमेंशन होंगे और 4 इंडिकेटर होंगे। इसको कहेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये इंडिकेटर्स है। एजुकेशन में 2 हो जाते हैं इंडिकेटर, एक होता है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और दूसरा होता है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, 2 इंडिकेटर। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में एनआई, जीएनआई पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम, तो ये हो जाते हैं। और इससे जो इंडेक्स निकल करके आएगा वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स निकल के आएगा, इससे एजुकेशन इंडेक्स निकल करके आएगा, और इससे जीएनआई इंडेक्स या तो इनकम इंडेक्स कहेंगे निकल के आएगा। और ये जब तीनों इंडेक्स एक साथ मिलकर के क्या बनाएंगे? एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये मेल के लिए अगर कैलकुलेट हो रहा होगा तो ये जीडीआई फॉर मेल होगा, और ये अगर फीमेल के लिए कैलकुलेट हो रहा होगा तो जीडीआई फॉर फीमेल होगा। और उसके बाद हम उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, इनइक्वालिटी निकाल सकते हैं। ओके, ये हो गया। तो टोटल 20 क्वेश्चंस यहां पर हो गए। ये 4th पार्ट था वीडियो का। इसमें आपने टोटल 5 क्वेश्चंस देखे जो कि मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आपने कॉपी पर नोट कर लिया होगा और कॉपी पर आप नोट कर लेंगे। तो इसी तरह के स्टैंडर्ड लेवल के वीडियो मटेरियल को प्राप्त करने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ हमेशा बने रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप उसको सबसे पहले देख पाएं। वीडियो डेफिनेटली आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कलीग्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो आपने सीखा वो भी सीख पाए और वो भी नॉलेज गेन कर पाए और एक अच्छा इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।